हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या आप जानते हैं कि जीन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन या थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इससे यह फ़ायदा होगा कि हम किसी और पर्सन को, दूसरे किसी पर्सन को समझ सकने में ज़्यादा सक्षम हो सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ और मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि मैं अपने नॉलेज द्वारा स्टूडेंट्स के हर डाउट को विद कंसेप्ट पूरा कर सकूँ। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करें और इसी के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियो आप तक पहुँचने में किसी तरह की कोई भी असुविधा ना हो। तो गाइस, आपको पता है कि अभी हम अपने टॉपिक जेनेटिक्स पे चल रहे हैं, ठीक है। जेनेटिक्स के 2 पार्ट हो चुके हैं, आज मैं पार्ट 3 लेकर आई हूँ। तो 2 पार्ट्स में हमने क्या देखा है? फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखी थी? टर्मोलॉजी देखी थी। और हमने जो पार्ट सेकेंड में था वो आपका मेंडलिज्म देखा था, यानी कि मेंडल्स के जो लॉ हैं उनके बारे में हमने देखा था। मतलब उसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस हमने कराया था। और हमने ये भी बताया था कि आपका जो मेंडल्स है उन्होंने गार्डन पी क्यों ही लिया था, उसका रीज़न क्या था। उन्होंने कुछ ऐसे फीचर्स उसमें देखे थे, ऐसे कैरेक्टर देखे थे जिसकी वजह से उन्हें गार्डन पी ही परफेक्ट वो प्लांट लगा था जिसपे वो जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो उनको उसमें रिजल्ट मिलना पॉसिबिलिटी लग रहा था। तो उन्होंने क्या उनसे 7 कैरेक्टर लिए थे? पहला तो लिया था आपका हाइट ऑफ प्लांट, फिर लिया था पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर कलर लिया था, पॉट कलर, पॉट शेप लिया था और एंड आपका शीट शेप और शीट कलर लिया था। ये 7 कलर लिए थे जिसमें से आपके 4 क्रोमोसोमल पर जीन प्रेजेंट होते हैं और 3 उनके शीट पर थे। इस तरह उन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट किया था। और उनके एक्सपेरिमेंट को कब पॉपुलैरिटी मिली? जब वो इस दुनिया से चले गए थे, यानी कि 19वीं सेंचुरी में दूसरे साइंटिस्ट ने जब उनके एक्सपेरिमेंट को रीड आउट किया या रिकवरी किया, तब उसके बाद उन्होंने उसे ये 19वीं सेंचुरी में, क्योंकि 18वीं सेंचुरी में मेंडल ने काम किया था, उनके मेंडल को उनके जीते जी किसी ने भी क्या इम्पोर्टेंस नहीं दी। क्यों? क्योंकि उसके 2-3 रीज़न थे, जैसे कि वो बायोलॉजी बायोलॉजी फील्ड में रिसर्च कर रहे थे, बट उन्होंने मैथ्स टर्म को यूज़ किया था, जैसे स्टैटिक्स है, आपका वेरिएशन है, इनको यूज़ किया था। तो साइंटिस्ट वहाँ पर ये ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि मैथ्स कैसे यूज़ हो सकता है। और प्लस वो कुछ अपने फीचर्स में जो उन्होंने चीज़ें बताई थी उनका प्रॉपर नाम नहीं दे पाए थे, जैसे कि उन्होंने जीन को क्या फैक्टर बोला था और ट्रेल को कैरेक्टर बोला था। वही 19वीं सेंचुरी में जब एक साइंटिस्ट आए, कौन से जॉनसन, उन्होंने क्या किया कि मेंडल के रिसर्च को रिकवर किया, फिर से उसको रिकवरी किया। तो देखा कि उन्होंने जितने भी फैक्ट दिए थे वो सारे के सारे एग्जैक्ट राइट थे और जेनेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल गिवन फॉर मेंडल। मगर मेंडल के रहते ही उनको नहीं मिला, बाद में उनको ये सारा पॉपुलैरिटी मिली और सारा सम्मान मिला। तो उन्होंने क्या बोला, जॉनसन ने, जो मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट में फैक्टर बोलते थे, उन्होंने उसको जीन नाम दिया और जो वो कैरेक्टर बोलते थे उसको उन्होंने क्या दिया? आपका ट्रेल का नाम दिया। अब जो उन्होंने कैरेक्टर लिए थे, कितने लिए थे? आपके 14 कैरेक्टर थे जो कि 7 पेयर में थे। और उन्होंने गार्डन पी पे किया था, 7 फीचर्स भी लिए थे गार्डन पी के, और 7 ईयर तक ही इन्होंने क्या किया था? 7 ईयर तक कंटिन्यू अपने गार्डन पी पे क्या किया था? एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड देखा था। मोनोहाइब्रिड में क्या था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है और एक रिसेसिव कैरेक्टर, इन दोनों को क्या है, हम एलिस का क्या क्रॉस कराते हैं, तो F1 जनरेशन में हमको क्या मिलती है? डोमिनेंट स्पीसीज शो होती है। अब इसी डोमिनेंट स्पीसीज का या डोमिनेंट जीन है उसको हम क्या करते हैं? आपस में सेल्फ क्रॉस कराते हैं। तो जितने भी प्लांट हैं वो सारे के सारे
जो F2 जनरेशन में वो हमें किसका रेशियो देते थे, 3:1 का देते थे। ठीक है, इस तरह हमारा मोनोहाइब्रिड था। डाई हाइब्रिड में क्या था, हमने 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, जैसे कि राउंड शेप लिया था और आपका कलर येलो लिया था। वैसे आपका रिंकल शेप लिया था दूसरा, और उसका क्या लिया था, रिंकल शेप लिया था और वहाँ पर ग्रीन कलर लिया था। तो हमने क्या किया, 2 कैरेक्टर, यानी कि एक तो कलर हो गया किसका, आपका शीट का, तो वो क्या था आपका येलो था और ग्रीन था, और शेप आ गया राउंड और रिंकल। 2 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर लिए थे हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है, डाई हाइब्रिड जैसे जब हमने दिखाया था, तो इस तरह ये हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया है, और आप देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है। अब इसमें हम कंटिन्यू करेंगे कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस था, क्योंकि क्या आपका लॉ ऑफ डोमिनेंट को जो मतलब आपके मेंडल है उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया। इसको 3 पार्ट में अब डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से 3 पार्ट है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस को मोस्टली रूल्स बोलते हैं। ठीक है, इनको हमने क्या कंसेप्ट नहीं बोला है, वो NCERT बुक में क्या बोलते हैं, इसको रूल बोलते हैं कि डोमिनेंस का रूल। तो ये सिंपल है। ठीक है, फिर आपका आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, इसमें जो भी आपका गैमेट्स होंगे वो प्योर होंगे। ठीक है, तो क्या होता है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी कि अगर टॉल है तो वो प्योर टॉल गैमेट्स ही होगा, और अगर ड्रॉप है तो प्योर ड्रॉप गैमेट का ही फॉर्मेशन होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंट में क्या होता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आपका जो मेल मांगते हैं या फीमेल मांगते हैं तो वो प्योर डोमिनेंट कैरेक्टर का जीन होता है, और दूसरा आप रेसेसिव कैरेक्टर का जीन लेते हैं, उनके बीच क्रॉस कराते हैं, तब हमारा डोमिनेंट वहाँ पर कैसा आता है, F1 में। F1 में आपका डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होता है, डोमिनेंट एक्सप्रेस ऑफ जीन शो होता है। फिर वापस उसको हम F2 जनरेशन में सेल्फ क्रॉसिंग कराते हैं या सेल्फी कराते हैं, तो वहाँ पर हमें 3:1 का रेशियो मिलता है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी। इसी तरह जैसे कि डोमिनेंट है पूरा प्योर कैपिटल टी ही लेंगे, या फिर ड्रॉप है तो कैपिटल स्मॉल टी लेंगे, यानी कि प्योरिटी ऑफ आपका ये लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। एक ही तरह का, हम एक रेसेसिव और एक डोमिनेंट कैरेक्टर नहीं ले सकते। ठीक है, फिर ऐसे ही आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस या आपका फ्री रिकॉम्बिनेट भी कहते हैं इसे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट या लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेट। ठीक है, ये भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मोस्टली हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को यूज़ करते हैं। जो आपके लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो आपके मेंडल ने दिया था, उसके अकॉर्डिंग हम 3 तरह के लॉ को फॉलो करते हैं। एक तो लॉ ऑफ डोमिनेंट होता है, दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस, इन दोनों में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या करते हैं, मोनोहाइब्रिड का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जबकि हम इंडिपेंडेंस में क्या करते हैं, डीहाइब्रिड क्रॉस का यूज़ करते हैं। ठीक है, मोनोहाइब्रिड में क्या था, हमने 1 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर ही लिया था, जैसे कि 1 आपका टॉल है तो टॉल डोमेंट एक्सप्रेसिव जीन ले लिया कैपिटल टी, या और दूसरा हमारा क्या था, रेसेसिव एक्सप्रेसिव ऑफ जीन, यानी कि स्मॉल टी ड्रॉप का। मगर डाई हाइब्रिड में क्या होता है, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेते हैं, जैसे हमने लिया था लास्ट वीडियो में बताया भी था, राउंड एंड रिंकल शेप किसका, शीट का, और आपका येलो एंड ग्रीन। ठीक है, क्योंकि वेंडर ने आपके शेप और साइज पे भी किया है और शेप और कलर पे भी किया है। ठीक है, तो यह है आपका। अब इसके बाद के लॉ ऑफ डोमिनेंस को हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, इसमें हमने 3 देखा, लॉ ऑफ डोमिनेंस देखा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देखा, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस देखा। लॉ ऑफ डोमिनेंट और सेग्रीगेशन में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यूज़ करते हैं, जबकि इंडिपेंडेंस में हम डाई हाइब्रिड क्रॉस का करते हैं। अब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस देखेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है आपका, 2 तरह का है, एक तो प्योर डोमिनेंस कैरेक्टर एक्सप्रेसिव जीन होते हैं, या फिर प्योर रेसेसिव होते हैं। इनमें जब हम क्रॉस कराते हैं, जब हम इसमें क्रॉस करा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, देखो इस तरह का मिलेगा। जैसे हमने डोमिनेट एक्सप्रेसिव जीन लिया तो डोमिनेट एक्सप्रेसिव जीन टी हुआ। ठीक है, और ये आपका रेसेसिव जीन एक्सप्रेसिव ये स्मॉल टी, इनके बीच अगर हमने क्रॉस कराया, इसको हम समझ लेते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, इस तरह हम एज्यूम कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हमारा F1 जनरेशन में क्या आएगा, आपका कैपिटल टी और स्मॉल टी।
ये आपका एफ जनरेशन, इसमें क्या हुआ कि आपका रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, शो ऑफ होगा, जबकि डोमिनेंट कैरेक्टर शो ऑफ होगा, जबकि रिसेसिव जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डल में आएगा। अब इसी का हम जब F1 जनरेशन में क्या करते हैं, सेल्फी करा देते हैं, तब हमारा क्या होता है, एक तो ये आपका बनेगा और एक ये बनेगा। अब इसका हम ये क्रॉस कराते हैं तो हमें देखो क्या मिलता है, एक टी मिला, एक टी और एक टी और एक टी, ठीक है। इस तरह हमारा फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या हुआ, 1:2:1, यानी कि 1 हमें मिला है इस टॉल, ठीक है, यानी कि डोमिनेट कैरेक्टर मिला है, और 2 हमें क्या मिले हैं आपका, उसमें क्या है डोमिनेट और रिसेसिव दोनों ही, और 1 हमें क्या मिला ये, तो हमारा फिनोटाइप क्या हो गया 1:1। यही हमारा जीनोटाइप भी आपका 1:1। समझ आया कि किस तरह आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस में पहला आपका क्या है, प्योर डोमिनेंस या प्योर रिसेसिव। हमने क्या लिया F1 कैरेक्टर में हमने लिया कि आपका क्या था, ये प्योर टॉल और प्योर ड्रॉप, तो हमारा F1 कैरेक्टर ये बना। अब हमने इसको क्या किया, क्रॉस कराया, तो हमारे ये अच्छा, ये जो आपका था डोमिनेंस, ये हमेशा किसने, ये आपका यहाँ हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या ये कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, कौन सा आता है आपका, ये तो हो गया प्योर टाइप, ठीक है, क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। अब आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस के क्या होते हैं, कुछ मतलब आपका वेरिएशन देखने को मिला, यानी कि इसमें भी अपवाद मिला। ये तो मेंडल कह के गए थे कि मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होगा कि F1 जनरेशन में आपका क्या होगा, डोमिनेट कैरेक्टर आएगा, और जो F2 जनरेशन होगा उसमें आपका 1:1 का रेशियो मिलने वाला, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। अब इसी का क्या अपवाद हो गया कि मतलब आगे साइंटिस्टों ने देखा कि जो लॉ ऑफ डोमिनेट है उसमें क्या है, फिनोटाइप और जीनोटाइप आपके क्या कर रहे हैं, डिफरेंस हमें मिल रहे हैं। तो किस बेस पे मिल रहे हैं, इसको भी हमने 2 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी कहते हैं और आपका सेमी डोमिनेंस भी कहते हैं, या फिर आप इसको पार्शियल डोमिनेंट भी कहते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को क्या बोलते हैं, ये क्या है आपके लॉ ऑफ डोमिनेंट के अपवाद है, कि मतलब मेंडल ने बोला कि आपका F1 में डोमिनेट कैरेक्टर मिलेगा और F2 में क्या होगा, आपको मिक्स्ड फिनोटाइप एंड जीनोटाइप 1:1 का रेशियो मिलेगा। अब इसमें साइंटिस्टों ने आगे डिस्कवरी किया तो इसमें उनको कुछ वेरिएशन देखने को मिला, तो वो वेरिएशन फर्दर डिवाइड 2 टाइप, एक आपका इनकम्प्लीट डोमिनेट और एक कंप्लीट, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेट में क्या है आपका, इसको इनकम्प्लीट डोमिनेट या फिर सेमी डोमिनेट्स या पार्शियली डोमिनेट, ये तीनों ही कहते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेट्स भी कह सकते हैं या फिर आपका पार्शियल डोमिनेट भी कह सकते हैं, और आपका क्या कह सकते हैं, सेमी। अब इसको किसने फाइंड आउट किया था, इसको किया था साइंटिस्ट कॉर्लेस ने, ठीक है, एक साइंटिस्ट है कॉर्लेस। इन्होंने किस पर किया था, एक प्लांट था जिसे हम 4 o'clock बोलते हैं, 4 o'clock, जिसका आपका अदर नेम क्या है, मिराबिलिस जलापा, इसका अदर नेम मिराबिलिस जलापा है, और इसे गुले बेन भी बोलते हैं, ठीक है, गुले बेन भी बोलते हैं। इसमें क्या देखा इन्होंने कि जो F1 जनरेशन में क्या था, मेंडल बोल रहे थे कि डोमिनेट कैरेक्टर शो ऑफ होगा, बट यहाँ पर क्या हुआ कि फ्लावर कलर किसमें चला गया, स्नैप ट्रायंगल, ठीक है, स्नैप ट्रायंगल, इसे हम डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, या फिर इसका जो साइंटिस्ट नेम है वो क्या है आपका एंट्राइडिनियम मचर्स, ठीक है, ये भी है एंट्राइडिनियम मोजर्स, ये इसका साइंटिस्ट नेम है। तब इसमें जब किया तो इन्होंने क्या किया, ये जो मतलब आपका 4 o'clock जो फ्लावर था वो इन्होंने रेसेसिव लिया वाइट कलर, और आपका डोमिनेट क्या था, रेड कलर, ठीक है। तो अब मेंडल के अकॉर्डिंग क्या मिलना चाहिए था, हमें रेड कलर F1 जनरेशन में मिलना चाहिए था, बट यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेट हो गया, तो यहाँ पर हमको ना तो रेड मिला ना ही वाइट मिला, कैसा मिल गया F1 में, हमें पिंक मिल गया, क्या मिल गया, पिंक कलर मिल गया, ठीक है। कौन सा कलर मिल गया, पिंक, तो पिंक को कौन सा कलर बोलेंगे, इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर हम जो कहेंगे, ये नहीं कहेंगे यहाँ पर डोमिनेट एक्सप्रेशन ऑफ जीन या फिर रिसेसिव इम्प्रेशन ऑफ जीन, यहाँ पर इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन ऑफ जीन का हो गया, यानी कि ना तो वो रेड है ना वो वाइट है, अलग ही पिंक। पिंक क्या है, रेड और वाइट का इंटरमीडिएट कलर, तो ये पिंक में हो गया। अब ये पिंक में हो गया तो F1 जनरेशन में आपका
क्या आ गया, एक आपका डोमिनेट क्या हुआ, इनकम्प्लीट हो गया है। इसे रेड आना था मगर रेड ना आके कैसा आया, पिंक आया। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, पिनेट स्क्वायर में करते हैं। पिनेट स्क्वायर करते हैं ना, ये हम यहाँ पर ये आर का करेंगे और यहाँ पर ये आर और ये आर। ठीक है, तो इसका जब हम करते हैं तो हमें फिनोटाइप क्या मिलता है, 1:2:1। ठीक है, ये रेशियो मिलता है। अब इसी में आपका दूसरा आया कोडोमिनेंस। ठीक है, अब देखो साइंटिस्ट मेंडल थे, इन्होंने बोला लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि एक आ गया। और इसका भी अपवाद आया कि मतलब इनकम्प्लीट क्या, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या देखा कि रेड फ्लावर जो 4 o'clock फ्लावर है मिराकस इलाका, उसमें क्या हुआ, रेड हमने क्या लिया कि डोमिनेट कैरेक्टर लिया रेड कलर और एक रेसेसिव कैरेक्टर लिया आपको वाइट कलर। इन दोनों के बीच क्रॉस कराया तो F1 में हमको पिंक कलर मिला जो कि इंटरमीडिएट है। ठीक है, अब इसी का दूसरा अपवाद क्या आया कि कोडोमिनेट। कोडोमिनेट में क्या होता है कि दोनों ही कैरेक्टर आ जाएंगे, डोमिनेट भी आ जाएगा और रेसेसिव भी आ जाएगा। इसका एग्जांपल बेस्ट है आपका रोमन कलर ऑफ कैटल। ठीक है, रोमन कलर ऑफ कैटल। आप लोगों ने देखा होगा कैटल्स, यानी कि फॉर एग्जांपल काऊ, तो कुछ काऊ देखा होगा, कुछ तो पूरा वाइट होती है, कुछ पूरा ब्लैक होती है, और कुछ क्या होते हैं वाइट और ब्लैक के पैचेस होते हैं, ब्राउन कलर की भी होती है और वाइट कलर की काऊ में आपको ब्राउन कलर के पैचेस दिखते हैं, तो वही वो होती है रॉन ऑफ कलर पैचेस। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि हमने जैसे ये रेड कलर है तो इसको रेड कलर को आर ऐसे डोमिनेट एक्सप्रेशन ऑफ जीन माना, और स्मॉल आर यानी कि आपकी क्या है, रेसेसिव। ठीक है, इनके बीच में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में क्या हुआ, आपका रोन कलर आया, यानी कि जो काऊ है ना तो वो पूरी ब्राउन हुई और ना ही पूरी वाइट हुई, क्या हुआ, वाइट कलर के साथ ब्राउन के पैचेस आ गए या ब्राउन कलर में वाइट पैचेस आ गए। दोनों ही तरीके की दिखता है, ऐसे दिखता है ना काऊ, मतलब पूरा वाइट नहीं होगा, उसमें ब्राउन पैचेस होंगे। और धब्बे भी बोल सकते हैं, कुछ और भी बोलते हैं गाँव वगैरह में, तो पैचेस आ जाते हैं, तो वाइट में कभी ब्लैक पैचेस आ जाते हैं या ब्राउन पैचेस आ जाते हैं, तो ऐसा दो कलर क्या होते हैं, पैचेस के फॉर्म में आते हैं, नो फुल बॉडी वन कलर। ठीक है, तो इसे रोन बोलते हैं। तो अब इसमें भी F1 कंडीशन में तो क्या हो गया कि यहाँ पर हमारा कवर होता है कि मेंडल्स ने क्या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया, उसके अकॉर्डिंग हमने 3 लॉ पढ़े, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब आपके जो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड सेग्रीगेशन, उसमें हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यूज़ करते हैं, जबकि इंडिपेंडेंस इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डाईहाइब्रिड क्रॉस को यूज़ करते हैं। अब इसके बाद जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था उसका क्या हुआ, कुछ उसमें अपवाद आए। क्या अपवाद आए कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी होता है, और दूसरा फर्दर डिवाइड टू सेकेंड पार्ट को डोमिनेंस। ठीक है, एक तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस कॉर्लिस ने, साइंटिस्ट ने किस पे किया था, 4 o'clock फ्लावर पे, वो मिरासिस जलापा स्पीसीज है, उसमें क्या आपने क्या किया, डोमिनेट कैरेक्टर लिया जो कि रेड कलर था और रेसेसिव वाइट था। तो F1 में कैसा आना चाहिए था, रेड कलर आना चाहिए था एक्सप्रेशन ऑफ जीन में, बट पिंक आया, यानी कि इंटरमीडिएट आया। और फिर उसका हमने सेल्फी कराया तो हमें F2 में क्या मिला, 1:2:1, जबकि क्या मिलना था हमें 3:1। फिनोटाइप हमारा 3:1 होना चाहिए था और जीनोटाइप हमारा 1:1 होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर हमें फिनो और जीनोटाइप दोनों ही सेम मिले, 1:2:1। ऐसा ही अदर आपका कोडोमिनेंस में आया। कोडोमिनेंस में एग्जांपल आपका क्या, रोन कलर ऑफ द कैटल्स, तो वो क्या पैचेस के साथ आए। ठीक है, उसमें भी आपका इस तरह का ही हमें फिनोटाइप और जीनोटाइप मिला। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट आता है, यहाँ पर हम बताएंगे कि टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस। अब ये टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस और ये मैंने आप लोगों को टर्मिनोलॉजी बताई ना, उस टर्मिनोलॉजी में थोड़ा रह गया तो मैंने बोला यहाँ पे करवा देते हैं। अब जो टेस्ट क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस हमेशा क्या, प्योर डोमिनेट और प्योर रेसेसिव में होता है, यानी कि प्योर कैपिटल T लेंगे और प्योर स्मॉल t लेंगे, इन दोनों के बीच जो क्रॉस होगा तो वहाँ पर आपका क्या होगा, टेस्ट क्रॉस होगा। अब इसमें ये हुआ, और F1 जनरेशन में क्या होगा आपका,
कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा। अब इसका जो है F2 जनरेशन में इसका सेल्फी नहीं कराना, क्या करना है, इसको रेसेसिव कैरेक्टर से क्या करवाना है, आपका रेसेसिव कैरेक्टर से क्रॉस करवाना है। तो ये क्या हो गया, टेस्ट क्रॉस। ऐसे बैक क्रॉस में क्या होता है कि बैक क्रॉस में आपका जो हम F1 जनरेशन में आया रिजल्ट, उससे हम किसका डोमिनेट कैरेक्टर के साथ क्रॉस कराएंगे, यानी कि कैपिटल टी कैपिटल टी, बस इतना फ़र्क होता है। क्रॉस में क्या होता है कि रेसेसिव F1 जनरेशन के बाद सेल्फी ना करा के हम F1 जनरेशन को किससे कराते हैं, आपका प्योर रेसेसिव एक्सप्रेशन ऑफ जीन से कराते हैं, जबकि बैक में क्या होता है, प्योर डोमिनेट एक्सप्रेशन ऑफ जीन से कराते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या रेशियो मिलता है आपका, मोस्टली जो होता है टेस्ट क्रॉस में मोनोहाइब्रिड मिलता है, यानी कि हमारा फिनोटाइप और जीनोटाइप क्या होगा, 1:1 होगा। ठीक है, और आपका ये है, ठीक है, इस F1 जनरेशन तो अब इसमें अगर हम क्रॉस करा के बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, फिनोटाइप और जीनोटाइप 1:1 होगा, और क्रॉस में भी आपका 1:1, क्योंकि यहाँ पर 4 बनेंगे, क्योंकि हम डाई हाइब्रिड में अब यहाँ पर आपके 2 1/1 बन रहे हैं, 1:1 इसमें मोनोहाइब्रिड, क्योंकि मोनोहाइब्रिड हम क्या लेंगे, एक डोमिनेट कैरेक्टर का कॉन्ट्रास्ट 1 डोमिनेट कैरेक्टर, एक डोमिनेट कैरेक्टर ले लिया और एक रेसेसिव ले लिया। बट डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या करेंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस आपका बैक क्रॉस को जाके बिलोंग करेगा, तो इसमें हम क्या लेंगे, 2 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर लेंगे। 2 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर में हमेशा याद रखो, जो हमने मेंडल ने बुक में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में, राउंड एंड रिंकल शेप एंड येलो एंड ग्रीन कलर। ठीक है, ये हम डाई हाइब्रिड में लेते हैं, क्योंकि आपके आगे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन में वो टर्म बदल देंगे, बट आपको जो जीनोटाइप है फिनोटाइप वो काउंट करने पड़ेंगे। अब वो जीनोटाइप और फिनोटाइप किस काउंट पे करोगे आप, क्योंकि जो आपको रेसेसिव जीन का जो भी दिया हुआ है आपका सिंबल, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल MM दे दिया या NM दे दिया, तो उसका हम क्रॉस करा के F1 जनरेशन में फिर उसको हम पीनट बॉक्स में कराते हैं, पीनट बॉक्स में कराते हैं, तब जाके हमारा फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो निकलता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ पर मोनो मतलब क्या, क्रॉस एंड बैक क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हमारा क्या हो गया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया हमने और आपका ये इसमें हो गया। ठीक है, अब हमारा आता है दूसरा एक वर्ड आपके एनसीईआरटी में है। अभी तक जितनी बातें करी वो सब आपको समझ में आया कि क्या होता है आपका टेस्ट क्रॉस, क्या होता है आपका बैक क्रॉस, क्या होता है आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस को और अच्छे से एक्सप्लेन तो लास्ट लेक्चर में मैंने पार्ट 2 में, ये हमारा आज पार्ट 3 है, तो पार्ट 2 को पूरा मैंने चार्ट बना के पीनट पूरा बॉक्स स्क्वायर बना के समझाया है, तो उसको आप वहाँ पर समझ लीजिएगा, फिर आपको ये चीज़ें यहाँ पर अंडरस्टैंड होने लगेंगे, थोड़ा आपको समझ में आने लगेगा। बट जेनेटिक्स को बहुत सीरियसली लेना, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक सब इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मगर आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा ज़्यादा एफर्ट लगाना है। क्यों, क्योंकि जेनेटिक्स में थोड़ा बच्चों को लगता ही है डर। क्यों लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ा आपका न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो न्यूमेरिकल में आपका क्या है, अब इसमें थोड़ा वेरिएबल भी है, वेरिएशन भी यूज़ होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा क्या होता है कैलकुलेशन में, मगर उतना टफ नहीं है, समझोगे तो इजी है। बट हाँ, बच्चे थोड़ा जेनेटिक्स को और जल्दी समझ में भी नहीं आती है। सच बात तो ये है कि जेनेटिक्स ईजिली किसी के समझ में एक बार में नहीं आती है, उसको जब तक आप 2-3 बार देखोगे नहीं, उसको अप्लाई नहीं करोगे, उसे एनालाइज नहीं करोगे, तब तक जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी है, जो एक वर्ड दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो अगर वर्ड का मीनिंग आपको पता रहेगा, तभी आप जाके आगे क्या करते हो, आगे वो पूरी लाइन को एनालाइज कर सकते हो। तो इसलिए जेनेटिक्स को पूरा आँख कान नाक खोल कर ही पढ़ना है आपको, क्योंकि इसमें अगर कुछ भी आपने छोड़ दिया कि अरे इससे तो क्वेश्चन नहीं बनता है, इससे तो क्या ही है, 1 नंबर का आएगा, तो क्या नहीं, वो अगर आपने देखिए, आपने मोनो हाइब्रिड जब आपको ने कंसेप्ट क्लियर नहीं किया कि मोनो हाइब्रिड में क्या होता है कि मतलब 1 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर होता है, डाई में क्या होता है 2 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर होता है, और आपका जो टेस्ट क्रॉस है, बैक क्रॉस है, उसमें क्या F1 जनरेशन का, फिर F2 जनरेशन में क्या क्रॉस सेल्फे में करा के क्या कराते हैं, प्योर रेसेसिव से क्या कराते हैं, आपका
क्रॉस कराते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। याद रखने के बाद ही आप कहीं आगे स्टेप को क्या कर पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। इसलिए जेनेटिक्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ो मगर समझ कर पढ़ो, क्योंकि आज ये चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि इन्होंने कलर लिया, शेप लिया, तो ये भी आपको अब क्या है, प्लांट का पोजीशन भी लिया, मतलब सॉरी प्लांट का नहीं, फ्लावर का पोजीशन भी लिया, तो वो आपको समझना पड़ेगा। जैसे फ्लावर का इन्होंने एक्सियल लिया, ठीक है, अब एक्सियल में क्या हो गया, इस तरह फ्लावर लगा है, और एक दूसरा पार्शियल वो इस तरह फ्लावर लगा है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जो ये टर्म यूज़ कर रहे हैं वो टर्म अपनी कौन सी कंडीशन को फॉलो करता है। ठीक है, इसलिए जेनेटिक्स थोड़ा क्या होता है कि बच्चों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि नहीं आता है मगर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो अब हम किस पर आते हैं, अब हमारा क्या हो गया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का 3 और अपने टेस्ट क्रॉस बैक। और देखिए अब हम देखेंगे आपका पैलियोट्रॉफी। ठीक है, ये क्या है पैलियोट्रॉफी कि मतलब मेंडल्स बोलते थे कि जो एक जीन है वो 2 कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मगर ऐसा नहीं है। आगे जाके जो एक जीन है वो मल्टीपल कैरेक्टर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं पैलियोट्रॉफी, यानी कि अगर 1-2 को कर रहे हैं तो ठीक है, मगर मोर देन 2 तो फिर वहाँ पैलियोट्रॉफी हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसके 2 एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल है फेनिलकेटोल्यूरिया। ठीक है, फेनिलकेटोल्यूरिया क्या है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसीज है। ठीक है, और दूसरा है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया क्या है, देखो हमने जब आपको बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाया था, बायोमोलिक्यूल्स में हमने अमाइनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड वो सारा पढ़ाया। ठीक है, तो जब हम प्रोटीन पढ़ा रहे थे तो हमने वहाँ पर आपको स्ट्रक्चर बताया था। क्या बताया था कि जो हीमोग्लोबिन है वो कितना होता है आपका, कितने मोल ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं आपके, 574 अमाइनो एसिड होते हैं, 2 चेन में लगे होते हैं, एक अल्फा चेन और एक बीटा चेन। ठीक है, ये बात मैंने वहाँ भी बताई थी कि सिकल सेल एनीमिया किसके वजह से डिसीज़ होती है। ठीक है, इसलिए देखो मैंने बायोमोलिक्यूल पहले पढ़ाया है, क्योंकि उसके कुछ टर्म है जो वो आपके आगे सेल में भी हमें उससे 2-3 चीज़ें मिली और यहाँ पर भी मिली। तो अभी बायोमोलिक्यूल अगर पढ़ा नहीं रहता तो, या अब आपने बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ा रहेगा तो आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अमाइनो एसिड हमने देखा था, प्रोटीन में क्या था कि आपका हीमोग्लोबिन है उसमें 574 अमाइनो एसिड होते हैं, जो कि 2 में फर्दर डिवाइड होते हैं, अल्फा हेलिक्स चेन और बीटा हेलिक्स चेन। तो बीटा हेलिक्स चेन में जो 6 पोजीशन होता है वहाँ ग्लूटामाइन लगा रहता है। क्या ग्लूटामाइन, अमाइनो एसिड है, वो क्या होता है कि इंटरचेंज, मतलब क्या हो जाता है वहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है वहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन, क्या होता है कि मतलब पॉइंट म्यूटेशन यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट पे ही। तभी देखो मैंने बोला कि अमाइनो एसिड जो आपका बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर है जिसकी हीमोग्लोबिन की, उसके 6 पोजीशन पे कौन लगा है, ग्लूटामाइन एसिड। अब ये रिप्लेस हो जाता है और वहाँ पर वैलिन आ जाता है, तो क्या हुआ, पर्टिकुलर 6 पे हुआ ना, तो ये पॉइंट म्यूटेशन है। ठीक है, ये क्या होता है, पॉइंट की पर्टिकुलर जगह पे जा रहा है, एक पॉइंट पर हो रहा है, तो इसे पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है कि आरबीसी जो है, अब यहाँ पर ग्लूटामाइन एसिड था, उसकी जगह रिप्लेस होकर वेलाइन आ गया, तो क्या हुआ, आरबीसी कैसी होती है आपकी, इस तरह होती है। आरबीसी का बाइकॉन्केव होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, बट जब आपका ये ग्लूटामाइन एसिड वैलिन में कन्वर्ट हो जाता है तो इसकी शेप चेंज हो जाती है आरबीसी की। पहले ये क्या होती है, सर्कल शेप में, और फिर ये ऐसे ऐसे होते हैं, मगर जब ये वैलिन आ गया किसकी जगह, आपका ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ गया, तो ये कैसे शेप हो जाती है, ये इस तरह हो जाती है, सिक्किल हो जाती है, यानी कि हंसिया जैसी हो जाती है। ठीक है, पहले कैसी थी आपकी, इस तरह का स्ट्रक्चर था, और बाद में क्या हुआ कि जब वहाँ पर लोकेशन चेंज होगी, किसकी लोकेशन चेंज होगी, अमाइनो एसिड की, कहाँ पर, आपका हीमोग्लोबिन के अरेंजमेंट में, जो हीमोग्लोबिन फर्दर हीमोग्लोबिन में आपके अमाइनो एसिड जो है वो 574 मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, जो कि फर्दर डिवाइड 2 टाइप ऑफ चेन, अल्फा हेलिक्स चेन और आपका बीटा हेलिक्स चेन। तो अल्फा वाले में जो होगा ना, अल्फा में तो क्या होगा कि अल्फा चेन में होगा, तो उसमें क्या है
141 अमाइनो एसिड है, जबकि बीटा चेन में ये भी 2 होते हैं, अल्फा की भी 2 होती है, 141। अब 141 को डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, 282 आ जाएगा। ऐसे ही बीटा चेन 146 अमाइनो एसिड होते हैं, इसके ही 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है, वो क्या होता है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, रिप्लेस होके वेलाइन में कन्वर्ट, वहाँ पर वेलाइन आ जाता है, वेलाइन अमाइनो एसिड आ जाता है। तो हमारा जो आरबीसी जो कि हमारा क्या था, बाइकैनकेव शेप में होता है, वो कैसा हो जाता है, सिक्किल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो हसिया शेप में आ जाता है, और जिसकी वजह से आरबीसी का शेप भी चेंज हो जाता है। तो 2 रीज़न होते हैं, एक जीन म्यूटेशन हुआ, ठीक है, मगर कैरेक्टर क्या हो गया, चेंज शेप इन आरबीसी, और चेंज शेप में भी हो गया, शेप के अंदर जो था वो भी मैटर भी चेंज हो गया और उसका शेप भी चेंज हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर आपका हो गया। समझ आया कि आपका पैलियोट्रॉफी क्या है। पैलियोट्रॉफी मतलब जो अमाइनो एसिड अरेंज रहते हैं ना, किसमें, हीमोग्लोबिन में, हमारी आरबीसी सेल में, तो वो कैसे होते हैं, 2 चेन में आपके क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं, एक 2 अल्फा और 2 बीटा। बीटा वाले के 6 पोजीशन में ग्लूटामिक एसिड होता है, वहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन के रिजल्टेंट क्या होता है, वैलिन आके लग जाता है, और हमारा जो आरबीसी है बाई कॉन्केव स्ट्रक्चर होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिक्किल में, यानी कि हसिया जैसा बन जाता है, और ये हमें वहाँ रिसीव हो जाती है। समझ गए, अंडरस्टैंड। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे लेथिलाई या लेथल जीन, ठीक है। अब ये जो जीन होता है ना, ये किसी की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए होता है, डेथ के लिए। अब ये भी क्या है कि मतलब डेथ हो जाती है ऑर्गेनिज्म की, जब इस तरह का जीन क्या होता है कि हमारे फिनोटाइप और जीनोटाइप में फॉर्मेट हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह का हो जाता है। तो अब इसमें लीथल जीन में क्या है, आपका कॉजेस डेथ ऑफ जीन। अब इसका जो आपका इन्वेंशन किया था, किसने किया था, एल क्यूनॉट, ये क्यूनॉट साइंटिस्ट थे, 1905 में किया था। इन्होंने कोड कलर इन माइस पे किया था, कोड कलर इन माइस, यानी कि इन्होंने क्या किया था, नॉर्मल कलर लिया था और एक एग्यूट कलर माइस का लिया था, एग्यूट यानी कि ग्रे कलर, ठीक है। तो नॉर्मल कलर का इन्होंने क्या किया था, नॉर्मल कलर का जो आपका ये था, आपका क्या जीनोटाइप आपका क्या था, ए था, कैपिटल ए, और दूसरे का इन्होंने क्या किया था, कैपिटल ए और साथ में वाई ले लिया था। ये वाई जो है वो आपका क्या है, ग्रेइश का जीन फैक्टर है। अब इनके भी चीज कराया गया तो म्यूटेशन हो गया, ठीक है, म्यूटेशन हो गया तो क्या हुआ कि हमारे F1 जनरेशन में जो भी जितने भी गैमेट्स बने, ठीक है, जितने भी आपके क्या बने, रेसेसिव जो भी आपके रिस्पेक्टिव जीन आए, तो उसमें एलो जो है वो क्या रेसेसिव कैरेक्टर में आया, ठीक। जब हम इसका पिनेट बॉक्स में क्रॉस कराते हैं तो हमारा ए ये कैपिटल की प्योर है, और ये क्या है आपका विनेट, आपका क्या है एक्यूट या ग्रेइश कलर है, ठीक है, जिसमें हमने इस वाई को पावर में लिख दिया है, ठीक है। हमारा प्योर है वो ए है, और जो हमारा क्या है आपका ग्रेइश है उसको हमने पावर वाई दे दिया है, ठीक है। हमारा गैमेट हमने इस तरह बनाया, तो इस तरह हमारा जो होगा, तो फिनोटाइप इसमें 1 2 का आएगा, यानी कि एक तो जिंदा रहेगा और 2 जो होंगे जिसमें आपका येलो वाला जो कैरेक्टर है वो रेसेसिव के फॉर्म में होगा, और जो चौथा होगा वो क्या हो जाएगा, वो माइल्स जो होगा वो डेड हो जाएगा। किस कंडीशन में, अपनी एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में ही डेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसको जो आपके एग्यूटी वाले जो जीन हैं वो यहाँ पर क्या हो गए हैं, डोमिनेट हो गए, एक्सप्रेस हो गए हैं, एक्सप्रेस हो गए। तो दोनों आपके देखो वाई वाई एक ही वाई, एक की पावर वाई, एक की पावर वाई आया, तो ये दोनों क्या हुए, उनका वहाँ पर क्या होगी, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई। तो आपका लीथल जीन जो होता है वो ऑर्गेनिज्म की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों, क्योंकि इसका जो F1 जनरेशन है उसमें आपका डोमिनेंट कैरेक्टर शो होता है, बट आफ्टर F2 जनरेशन में क्या होता है कि आपका जो रेसेसिव कैरेक्टर है, यानी कि जो येलो कलर है, वो जाके क्या हो जाता है, डोमिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या होता है, ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ा देखेंगे मल्टीपल एलिज, ठीक है। एलिज क्या था, 1 टाइप ऑफ था, ठीक है, जो हमने एलिज पढ़ा था, कल हमने पढ़ा था इसको, एलिज को, कि होमोजीनस, हेट्रोजीनस और आपका होमो रेसेसिव एलिज, ठीक है। 3 तरह के हमने एलिज पढ़े थे। होमो एलिज में यानी कि प्योर टाइप होता है,
और जैसे कि प्योर रेसेसिव ही कैरेक्टर होगा या प्योर आपका ये कैरेक्टर होगा, ठीक है, इस तरह का होता है। तो आपका क्या हुआ, मल्टीपल एलिस। मल्टीपल एलिस में आपका इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका हीमोग्लोबिन, आपका ब्लड ग्रुप है, ठीक है। क्या है आपका मल्टीपल एलिस में क्या होता है, 1 जीन होता है और 2 एलील होते हैं, ठीक है। 1 जीन क्या करते हैं, मल्टीपल एलिस को शो करते हैं, ठीक है। मेंडल के अकॉर्डिंग क्या था कि एक जो एलिल्स है वो क्या 2 कैरेक्टर को जाके क्या करेगा, एक जीन जो है वो 2 एलिल्स को जाके शो करेगा, मगर आगे जब साइंटिस्टों ने देखा तो एक जीन 3 एलिल्स के लिए भी क्या रिस्पॉन्सिबल हो गया, मगर ये 3 एलिल्स किसी एक पर्सन में नहीं होंगे। ये जो आपके 3 एलिल्स है ये आपके एनसीईआरटी में पॉपुलेशन पर बताया गया है कि जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तब हम 3 एलिज्म का एग्जाम्पल को क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं, क्योंकि 3 एलिल्स के लिए 1 पर्सन इज़ नॉट पॉसिबल, 2 पर्सन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, तो मेरे ब्लड ग्रुप में फिनोटाइप आपकी क्या हो सकती है, ए हो सकता है और ओ हो सकता है, और आपका ए हो सकता है, ए क्यों, क्योंकि हमारा दूसरा भी होता है, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो फिनोटाइप है वो क्या हो सकता है, एक तो ए हो सकता है क्योंकि हमारा ब्लड ग्रुप ए है, और दूसरा ए और ये ए नॉट हो सकता है, ठीक है, नॉट यानी कि 0 हो सकता है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। कंपल्सरी नहीं है कि हमारे चारों ही होंगे, बट ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। आपका बी है तो आपका क्या हो जाएगा, ये जो आई है ये ब्लड ग्रुप फिनोटाइप के लिए हम शो करते हैं, ठीक है। तो आई ए आई, आपका आई बी और आई बी आई ओ हो सकता है, क्योंकि हमारे ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी ओ और ए बी तब होगा जब हमारा ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अब इसमें एक क्वेश्चन करो कि मैम आपने यहाँ पर ब्लड ग्रुप बी है, ए है, तो आपने ए किया और ए ओ क्यों किया, क्योंकि हमारा जो कॉमन है वो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ, हमारे 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, चौथा हमारा ए बी होता है। तो ए बी तो तब होगा जब हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है, तो जब हमारा ब्लड ग्रुप ए बी है तो इस तरह आ जाएगा, ए पे ए आ जाएगा और इस पे बी आ जाएगा, और हमारा जो रहेगा इधर क्या बनेगा, इधर हमारा कोई नॉट वाइट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर को डोमिनेट रूल फॉलो करेगा। तो यहाँ पर हमारा ऐसा नहीं कि आप ये बोलो कि आई ए बी और आई ए बी, ऐसा फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा वो समझ में आया ना, जीनोटाइप और फिनोटाइप डिफरेंट नहीं होते हैं, इसकी वजह से वो वहाँ पर इस तरह का शो होगा, ठीक है। तो मल्टीपल एलिज्म का जो एग्जांपल है हम ब्लड ग्रुप पर ही देखने वाले हैं, ठीक है। किस पर देखने वाले हैं, ब्लड ग्रुप पर। तो मल्टीपल एलिज्म क्या है, ये बोलते हैं जो आपके मेंडल है बोलते हैं कि 1 जीन 2 एलिल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मगर आगे साइंटिस्टों ने इसको डिस्कवरी किया तो ये मिला कि 1 जीन जो है वो 3 एलिल्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, बट इसमें कंडीशन है, 3 एलिल्स जो होता है वो किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के ऊपर नहीं बल्कि होल पॉपुलेशन पर। पॉपुलेशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है उसे पॉपुलेशन कहते हैं, स्पीसीज होता है उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो उन्होंने बोला कि जो 3 एलिल्स है वो किसी एक पर्सन में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे फिनोटाइप जीनोटाइप 2 ही तरीके के होएगा, जो भी हमारा एक्सप्रेसिव जीन है या फिर आपको डोमिनेट जीन है वो जो होगा हमारा जाके आपके क्या फिनोटाइप और जीनोटाइप भी बनाएगा, जो कि 2 टाइप होगा, 3 टाइप नहीं होगा। और 3 एलिल्स के लिए हम पॉपुलेशन का यूज़ करते हैं, यानी कि 2 पर्सन होंगे जिनके फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम नहीं होंगे, ठीक है, तब हम 3 एलिज्म का एक्सपेरिमेंट को शो ऑफ करते हैं। तो अब यहाँ पर इन्होंने ब्लड ग्रुप ए बी ओ ये ब्लड ग्रुप लिया, तो ए बी ब्लड ग्रुप का क्या होगा आपका जीनोटाइप फिनोटाइप, ए और बी और ओ 3 एलिज्म मिल गए। अब देखो ये हमारा ए बी ग्रुप है, क्या है, हमने ग्रुप ए बी ओ लिया, ठीक है। अब हमारा एलिज्म इसके कितने 3 मिलेंगे, आपका एलिज्म ए मिलेगा, एलिज्म बी मिलेगा, एलिज्म ओ मिलेगा, 3 तरीके के मिले, ये हमारे क्या हो गए 3 एलिल्स हो गए, यही तो 3 एलिल्स हो गए, ठीक है, ये 3 एलिल्स हो गए। अब इनके हम फिनोटाइप और जीनोटाइप देखेंगे, तो फिनोटाइप हमारा ए आ जाएगा ब्लड ग्रुप, बी आ जाएगा और ए बी आएगा और ओ आएगा, यही 4 हमारे ब्लड ग्रुप होते हैं, तो ये चारों फिनोटाइप आ जाएंगे। और आपका जो जीनोटाइप है वो आई ए, ठीक है, क्योंकि एक जीनोटाइप एक फिनोटाइप, आई ए आई ओ क्योंकि ओ भी है,
IO, ठीक है। और इसका AB का जो होगा वो IA और IB होगा, उसमें IO नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कोडोमिनेट है, एक ही करेक्टर आया है, ठीक है। जबकि इसमें एक ब्लड ग्रुप ए में क्या है, जब हम क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल ए डबल और स्मॉल ए ऐसे आके आपका क्या डोमिनेट और रिसेसिव दोनों कैरेक्टर दिख सकते हैं, मगर AB में केवल एक ही आएगा जो कि कोडोमिनेंस के अकॉर्डिंग आएगा। फिर आपका अब देखो, जब कभी हम ना नंबर ऑफ एलिस निकालते तो उसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला आपका? नंबर ऑफ एलिस का फार्मूला होता है n+1 ब्रैकेट ऑफ n/2, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं इसका। देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका क्या है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। यहाँ देखो क्या है, ए बी ओ 4 हुए, तो n क्या है 3 है। यहाँ पर n क्या है 3, एलिस नंबर ऑफ एलिस तो क्या है 3 है, तो 3 में +1 हुआ तो 4 हो गए, क्योंकि हमने क्या लिया है ब्लड ग्रुप ABO लिया, तो ABO में ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप O 3 हो गए। अब उसमें हमारा क्या AB भी होता है, तो 3 + 1 तो हमारा 4 हो गया। अब जीनोटाइप में क्या हुआ कि पहला जो ब्लड ग्रुप A है उसकी जीनोटाइप IO हो सकता है, यानी कि 2, और उसमें भी क्या 2, और AB में एक ही होगा तो 2 2 3 4 5, और नीचे जो है ब्लड ग्रुप O में भी 2 हो सकते हैं, एक तो IO और IA और I। तो ऐसे करके हम यहाँ फार्मूले में लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि 3 हुए आपके, तो 3 और 3 + 1 और /2, तो यहाँ पर क्या हो गया 3 × 4/2, तो 3 4 12, 12/2 और यहाँ पर 6। तो फिनोटाइप क्या हो गए आपके, फिनोटाइप हो गए 4 और जीनोटाइप हो गए 6। समझ आया? फिनोटाइप 4 और वो कैसे हुए, क्योंकि उसका फार्मूला था n = n+1/2, तो n आपका क्या 3 एलिलिज्म है तो 3 हो गया। फिनोटाइप हमारा क्या है ABO ग्रुप, तो हमारा AB ग्रुप और होता है, तो 3 + 1 तो यहाँ पर क्या ये 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर फार्मूले में लगाएंगे क्योंकि हमारे 3 एलिलिज्म है, और 3 एलिज के कितने हमारे एलिज बन रहे हैं IA IB IO, तो ये भी 3 + 1, तो ये 3 + 1 3 4 हो गया, 4 3 12 हो गया, और 2 से डिवाइड बाई तो 6, ठीक है। समझ आया कि फिनोटाइप कैसे आया आपका और जीनोटाइप कैसे आया आपको, ठीक है। ऐसे आपको फिनोटाइप और जीनोटाइप आया। तो अब हम आगे इसका जो नेक्स्ट लॉ है, अभी हमारा केवल कौन सा कंप्लीट हुआ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रेगेशन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हमने क्या देखा, फर्दर डिवाइड 3 में, क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डिपेंडेंट। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ डोमिनेंट में हमने क्या यूज़ किया, हमने किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, और उसमें आपने डाईहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि 1 कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर लेना है हमें, ठीक है। या तो आपका रिसेसिव कैरेक्टर होगा या फिर आपका क्या होगा डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है, ऐसा होगा। फिर इसके बाद क्या है आपका ये डाईहाइब्रिड क्रॉस। फिर हमने क्या ये पढ़ा पैलियोट्रॉफी, ठीक है। पैलियोट्रॉफी यानी कि 1 जीन है जो वो 1 2 मतलब 2 आपके 2 रिस्पॉन्सिबल होता है, कितने, एक जीन जो है वो 2 से ज़्यादा मल्टीपल जीनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो वहाँ पर हमने क्या किसका एग्जांपल लिया आपका सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया मतलब यानी कि उसका जो हीमोग्लोबिन उसके स्ट्रक्चर में आपके 2 टाइप अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स ये चेन था, उसमें आपका अकॉर्डिंग टू पोजीशन ऑफ अमाइनो एसिड, तो 6 पोजीशन के बीटा हेलिक्स चेन में, बीटा हेलिक्स चेन के 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है, वो रिमूव होकर वेलाइन आता है। रिमूव क्यों होता है, पॉइंट म्यूटेशन के रीज़न से, और वहाँ पर वो आया तो वो जो आपका बाई कॉन्केव था किसका स्ट्रक्चर आरबीसी का, वो किस में कन्वर्ट होगा सिक्कल में, यानी कि हंसिया के जैसा हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने पढ़ा लीथल जीन। लीथल जीन क्या है कि डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो मतलब जो आपका रेसेसिव कैरेक्टर है वो अगर आपके कैरेक्टर में क्या हो गया डोमिनेट बन के आ गया तो क्या होगी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, ठीक है। इन्होंने माइस पे किया था और येलो कलर माइस आपका क्या हुआ था एम्ब्रॉयनिक स्टेज में ही डाई हो गया था, ठीक है।
फिर हमने पढ़ा एलिस, ठीक है, 3 एलिस। 3 एलिस कभी भी एक पर्सन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एलिस जो है 2 पर ही बेस होता है, फिनोटाइप और जीनोटाइप, इसलिए 3 एलिस के लिए हमें 2 पर्सन का होना ज़रूरी है। ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो हमेशा आप दिमाग में रखोगे, क्योंकि क्या है एनसीईआरटी में एलिस दिया है और फिर पॉपुलेशन, यानी कि एनसीईआरटी क्या है, एक लाइन को कैलिब्रेट बहुत बड़ा करती है, बट उसे समझने, एनसीईआरटी पढ़ने और समझने में बहुत फ़र्क होता है। पढ़ने को तो आप एक लाइन पढ़ लोगे, मगर उस एक लाइन में एक वर्ड है ना, उसका मीनिंग ही आपका, उसको अगर एलिब्रेट करो तो वो पूरा 1 पेज का होता है, ठीक है। तो ऐसे एनसीईआरटी ऐसे रीड नहीं करनी है कि बस एक लाइन पढ़ लिया, 2 लाइन पढ़े, नहीं, उसको पढ़ो, उसमें जो वर्ड, जो टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई है ना, वो टर्मिनोलॉजी आपको, क्योंकि टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन नहीं किया है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन नहीं किया है, उसने केवल वहाँ फैक्ट दे दिया है। वो टर्मिनोलॉजी आपने वहाँ पर इंक्लूड करनी है कि इस टर्मिनोलॉजी का मीनिंग ये है, इसकी वजह से ये आगे की लाइन ये रेफरेंस दे रही है, या ये सेंटेंस इस लाइन में कवर हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा आपको पढ़ना है। फिर 3 एलिस हमेशा पॉपुलेशन बेस्ड होता है, कभी भी पर्सन बेस्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पर्सन में केवल 2 ही है, आपकी फिनोटाइप और जीनोटाइप, तो 3 एलिस पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जब भी कभी हम 3 एलिस का कुछ भी एक्सपेरिमेंटल करेंगे या कुछ भी देख स्टडी करेंगे तो वो पॉपुलेशन पर करेंगे, 1 से ज़्यादा पर्सन, ठीक है। तो यहाँ हो गया। अब नेक्स्ट में अपना लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 3 था। आप सभी पार्ट को पढ़ें और आप अच्छे से, क्योंकि जेनेटिक्स सभी क्या मोस्टली बच्चों को थोड़ा तो टफ लगता है, टफ नहीं थोड़ा टफ लगता है, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत ही माइन्यूट होता है। अगर आपने सिस्टमेटिक पढ़ लिया तो सिस्टमेटिक पढ़ने के लिए क्या करना है, आपको एनालाइज करके पढ़ना है, चीज़ों को समझना है। मतलब जेनेटिक्स पर आने से पहले उसकी टर्मिनोलॉजी को देखना है कि मतलब उसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, ठीक है, कहाँ पर आपकी कौन से वर्ड यूज़ हो रहे हैं। अब जीन है, अब जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स आपका इतना लंबा लेसन का नाम है, बट उसको हम शॉर्ट में जेनेटिक्स बोलते हैं। अब जेनेटिक्स भी आपका 3 फर्दर डिवाइड कर दो पार्ट में, जीन, वेरिएशन और आपका इनहेरिटेंस, ये आपका आया। तो ये सब आपको इस तरह पढ़ना है कि वर्डों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, कॉलिब्रेट करना है वर्डों को, तब कहीं जाके आपको जेनेटिक्स समझ आने वाली है। तो जेनेटिक्स को हल्के में मत लो। क्यों? क्योंकि बोलो भाई ये हमें नहीं पढ़ना है, हमें मैथ्स नहीं करना, ऐसा नहीं है। पीनट स्क्वायर भी बहुत इजी है, बस एक बार समझ लो। कैसे समझना है कि मतलब हमने जो रेसिसिव लिया आर ऊपर पूरा लिखना है, नीचे वही टर्म लिखनी है, फिर वो टर्म का वहाँ क्या करना, मल्टीप्लाइड करते जाना है, तो हमारा बन जाता है सिंपल। जैसे कि आपका हमने डाइहाइब्रिड में लिया था, क्या लिया था आपका, राउंड एंड येलो। तो राउंड एंड येलो को हमने किससे डिनोट किया था, कैपिटल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। और उधर हमने रिंकल लिया था, तो रिंकल को स्मॉल आर और आपका रिंकल ग्रीन कलर को ये लिया था हमने। अब इसको जब हम क्या करेंगे, पिनट स्क्वायर बनाएंगे तो ये चारों लिखेंगे, और जो मल्टीप्लाइड करेंगे तो एक इधर का लेंगे, एक इधर का लेंगे, क्रॉसवर्ड और बैकवर्ड करेंगे, ठीक है। न्यूज़पेपर में आते हैं ना वो सूझो तो जानो, वो देखते हैं ना, क्रॉसवर्ड करते हो कि नहीं, वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये आपका पिनट स्क्वायर है। उसको प्रैक्टिस करोगे तो ये आराम से बना लोगे, और ये बना लोगे तो फिर उसमें काउंट करना जब करते हैं ना 9:3:3:1, वो इसलिए वे में आता है, ठीक है। क्योंकि आप जब ये टिप्स करोगे ना तब वो अच्छे से आता है। तो आपको क्या करना है कि अच्छे से एनालाइज करके पढ़ना है। एक बार पढ़ा नहीं समझ आया, 2 बार पढ़ो, 3 बार लो। और चैप्टर को आप कितना मतलब आपको 2 या 3 बार में ही आ रहा है, मगर इसको क्या है कि भाई 2 बार पढ़ लिया, ये तो कुछ भी ऐसे लोग छोड़ देते हैं, कहते हैं कि अरे पल्ले नहीं पढ़ रहा, ऐसा नहीं है, सब कुछ आता है। मगर कैसे आएगा कि जब आप कॉन्सेंट्रेट करोगे और आप ये सोचोगे कि ये तो मुझे सीखना ही है। क्यों सीखना है? क्योंकि ये भी उतना ही वेटेज लेता है जैसे अदर टॉपिक लेते हैं, ठीक है। आज सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ आपका रॉकेट साइंस है कि आपको नहीं आने वाला है, सब आ जाएगा, बट उसके लिए टाइम लगेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी चीज़ें इजी होंगी। इजी कब होती है? जब हम मोर प्रैक्टिस करते हैं, मोर एनालाइज करते हैं,
तब चीज़ें सिस्टमेटिक ईजी होती चली जाती है। तो अगर आपने अपने आप को टाइम नहीं दिया और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए कि भाई हमने एक बार पढ़ लिया, हो गया, नहीं आया, जाने दो, छोड़ो, ऐसे कितने हैं जितनों को जेनेटिक्स नहीं आता है, तो ये नहीं लेना है। ये आपको अपने माइंड में फील ही नहीं करना है कि भाई कितने लोग हैं जिनको जेनेटिक्स नहीं आता है। आता है, मगर किसी को कम और किसी को ज़्यादा आता है। बस मैं पढ़ूँगा, मुझे थोड़ा कम आ रहा है मगर आएगा, ठीक है। इस वे से आप पढ़ोगे ना तो आपको जेनेटिक्स में कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। दिक्कत किसी में नहीं होती, बस हम टाइम नहीं देते। हर चीज़ आपको अच्छी लगने लगती है अगर आप उसे टाइम देते हो। आप करो, देखो आप कोई भी काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया, आप व्हाट्सएप खोल लिए हैं, आप इंस्टा खोल लिए हैं, पता नहीं चल रहा है, घंटों घंटों लगे हो। क्यों? क्योंकि आपको मज़ा आ रहा है। मज़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि आप टाइम दे रहे हो। यही है ना। आपने 5 मिनट के लिए देखा था कि भाई देखिए इंस्टा पे किसी ने पोस्ट तो नहीं किया है, किसी ने स्टोरी तो नहीं डाली है, मेरी फ्रेंड ने कोई स्टोरी तो नहीं डाली, आज उसका बर्थडे था, आज ये था, फलाने का ढिकाने का। तो आप इसी ये सोच से इंस्टा खोलते हो ना कि भाई देखिए स्टोरी डाला होगा उसने। और फिर क्या होता है, आपने खोला तो कि भाई 1 मिनट देखेंगे, बंद कर देंगे, मगर वो 1 मिनट आपका 1 घंटे में कब कन्वर्ट हो जाता है आपको पता नहीं। क्यों? क्योंकि आप उसमें टाइम दे रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा कि आपका टाइम जा रहा है। ऐसे ही आप पढ़ने में भी टाइम दोगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको चीज़ें समझना है। बट एक ही कंडीशन है कि आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा और आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं है रॉकेट साइंस की किसी को नहीं आए। हाँ, ये है किसी को कम आएगा, किसी को ज़्यादा आएगा, मगर आएगा ज़रूर। वो डिपेंड करेगा कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हो और कितना टाइम दे रहे हो। चीज़ों को टाइम दिया जाता है तभी आपके बेस्ट फ्रेंड बनते हैं। तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो ना, तभी आपके बेस्ट फ्रेंड बनते हैं। कैसे बन जाते हैं कि आज मिले और बेस्ट फ्रेंड हो गए? नहीं, बेस्ट फ्रेंड के पीछे भी स्टोरी होती है कि भाई वो हमारा हर बात शेयर करता है, मैं भी उसे शेयर करती हूँ, ऐसा होता है। तब जाके आपके बेस्ट फ्रेंड क्रिएट होते हो। तो जब बेस्ट फ्रेंड बनाने में टाइम लगा तो आपको ये टॉपिक समझने में भी टाइम लग सकता है। वो टाइम कितना लग सकता है ये आपके एफर्ट पे है कि आप क्या सोच के इस टॉपिक को उठा रहे हो, ठीक है। तो आगे आज कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक है। तो आप पढ़िए, अपना एनालाइज करिए और रीडिंग करिए, प्रैक्टिस करिए। ऐसा कुछ नहीं है जो आपको आ ना सके, ठीक है। मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो पे।